नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बिहार की बात की इस कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में शराबबंदी पर हुई बड़ी बैठक को लेकर। कल बहुत बड़ी बैठक हुई, समीक्षा बैठक इसको नाम दिया गया, मैराथन बैठक। 7 घंटे तक समीक्षा चली। बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, सभी लोग मौजूद रहे। सीएम ने सख्ती से कह दिया कि थानेदार हवलदार को तो छोड़ दीजिए, अब एसपी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, छोड़ा नहीं जाएगा अगर वो शराबबंदी वाले मामले में कहीं से भी कोई कनेक्शन रखता है तो। क्या लगता है कि ये सख्ती आने वाले समय में बिहार में बरकरार रह पाएगी या फिर फायदा कोई दिखाई देगा इसका? गरिमा जी, आप ये बताइए। आप कह रहे हैं 7 घंटे बैठक चली शराबबंदी पर। जी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही बैठक किसी दिन बिहार में उद्योगों का जाल कैसे बिछे, रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा हों, इस पर भी बैठक होनी चाहिए। इसी तरीके की शिक्षा उच्च स्तरीय। शिक्षा की बेहतरी को लेकर भी इस तरह की बैठक हुई। जी। लेकिन आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेहद ही सख्ती के साथ कहा कि अब नहीं बख्शा जाएगा किसी को। तो मैं एक सवाल आपसे ही पूछता हूं, और जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनसे पूछता हूं कि क्या इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरुखी से कहा था? तब क्या वे सख्ती से नहीं बोले थे? बिल्कुल बोले। तब भी वे सख्ती से बोले थे। तो सख्ती से तब भी बोले थे और सख्ती से अब भी बोले हैं। और इस बीच में क्या क्या हुआ यह सबको पता है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात से संतुष्ट हुआ कि कल इस मीटिंग में यह बात धीमे स्वर में ही कबूल की गई कि होम डिलीवरी हो रही है और होम डिलीवरी को रोकना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके आगे क्या होगा, देखिए, अभी अगले 1 महीना 2 महीना तक आपको ड्रामा दिखाई पड़ेगा, जैसे शुरुआत में दिखाई पड़ा था। जी। तो आप फला को नहीं छोड़ेंगे, फला को नहीं छोड़ेंगे। भाई, अब तक जितने लोग कसूरवार हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा हूं, पीने वाला से ज्यादा कसूरवार पिलाने वाला है। और पिलाने वाला कौन होता है? जिसे पुलिस का और नेताओं का संरक्षण मिलता है। बिल्कुल। पीने वाला जेल जाता है। पिलाने वाले में जो छोटी कड़ी होती है वो जेल जाता है। बाकी लोग बचे होते हैं। जब आप ये मानते हैं कि सिस्टम के लूप हॉल्स के कारण शराबबंदी का मिशन फेल हो रहा है, तो उसके जो कसूरवार हैं वो शराब पीने वाले की तरह जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे? आपको यदि सख्ती का संदेश देना है, आप कह रहे हैं 10 साल तक थानेदार नहीं रहेंगे। पहले भी कहा गया था। लेकिन सभी को पता है कि जब व्यवस्था बदलती है, जुगाड़ सेट होता है, तो सारे नियम कानून शिथिल पड़ जाते हैं। सरकारें बदलती हैं। और फिर जो इस धंधे में है, उन्हें 10 साल की फिक्र कहां है? उनकी कमाई इतनी है। मैं कल ही पढ़ रहा था, मैंने लाइव सिटीज पर एक कहानी भी सुनाई। जी। दमन तक्षकों का, किशोर कुणाल साहब की किताब आई है, चर्चित आईपीएस प्राधिकारी रहे। जब वे मंसूरी में फाउंडेशन कोर्स के लिए गए थे, तो एक आईएएस प्रोफेसर ने उन्हें समझाया था कि अब हम आईएएस और आईपीएस, हमारा बिगाड़ कौन सकता है? हम तो धरती के भगवान हो गए हैं। जी। इंडियन और ऑलमाइटी से। हाँ, और नेताओं की चित्रगुप्त पंजी तो हम ही तैयार करते हैं। तो यदि हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा भी, तो वो अधिक से अधिक तबादला और निलंबन। ठीक वैसी ही बात हो रही है। इसके अलावा हमें जेल नहीं जाना है। और हमारे खिलाफ जांच कौन करेगा? हम ही जांच करेंगे ना, हमारे जैसे लोग ही जांच करेंगे। और तो जब सस्पेंशन होता है तो सैलरी मिलती रहती है ना। आधी सैलरी, आधी सैलरी मतलब सरकार के दिक्कत पैसे से क्या है? ही, सरकार के पैसे से ही सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। ठीक है ना? तो जब तक, मैंने पहले भी कहा था कि कमर में रस्सा नहीं बांधेंगे, जिस तरीके से शराब पीने वाले का शुरबार, ठीक उसी प्रकार से ये शराब पिलाने वालों को संरक्षण देने वाले का शुरबार। तो जो अनाउंसमेंट हुआ है, अब आप कह रहे हैं चौकीदार। अरे, चौकीदार की कोई हैसियत होती है, कोई औकात होती है?
चौकीदार को सरकारी मुलाजिम माना भी जाता है क्या, कि चौकीदार के मत्थे आप सिर फोड़ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि इसका मतलब अब तक जितनी गड़बड़ियां हुई और गड़बड़ियों में जो लोग शामिल रहे, कल उनको इस मीटिंग में क्लीन चिट मिल गया। अब आगे से ऐसा करना है। हाँ? देखिए, एक और बात, यदि कोई मार्के की बात है तो ये बात है कि यदि पटना से सेंट्रल यूनिट जाती है और जिस थाने के इलाके में छापेमारी होती है, तो वहां के थानेदार भी इसके लिए जवाबदेह माने जाएंगे, उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा, उन्हें भी थानेदारी से हटाया जाएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आज भी आपको समझाता हूं कि ये जो शराबबंदी है, शराबबंदी कहां सफल रही कहां नहीं सफल रही, इस पर बहस पर नहीं जाते, लेकिन सरकार जो कोशिश कर रही है, और यह भी सच है कि बिहार में रोजगार का संकट है, और शराबबंदी ने रोजगार का एक नया अवसर, जितने लफुए हैं, जितने पॉकेटमार हैं, जितने चोर हैं, और जितने सुपारी किलर हैं, अभी हम पंचायत चुनाव पर आएंगे, आपने देखा कि इन्हीं पंचायत चुनाव के दौरान जहरीली शराब से मौत हुई। तो देखिए, यदि आप पढ़ती हैं तो देखिए, अपराध का अर्थशास्त्र समझ के, यदि आप अपराध के अर्थशास्त्र को नहीं समझेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि पिलाने वाला कसूरवार आज तक कितने अरब रुपए जब्त हुए जो बिहार में शराब का धंधा कर रहे थे, नहीं मिलेगा उदाहरण। थानेदार थानेदारी से हट जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त नहीं होगी। क्यों नहीं जब्त होगी? उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त होगी? और उसमें यदि आप जब्ती की प्रक्रिया में ला भी रहे तो कितना वक्त लगेगा? तो ये सारे सवाल ऐसे हैं। मैं कह रहा हूं अपराध का अर्थशास्त्र। देखिए, दास कैपिटल बहुत ही फेमस है, और देश ने दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं टीजे डानिंग। उन्हें कोट करते हुए ने लिखा दास कैपिटल में, ये बात का अर्थशास्त्र समझिएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे रोक, कैसे नहीं रुकता है, और क्या करना होगा। तो दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने टीजे डानिंग को उद्धृत करते हुए कहा कि देखिए, जब पूंजी, हमारी पूंजी जो हम किसी बिजनेस में लगाते हैं, तो मुनाफा की उम्मीद कर, और मुनाफा कितने प्रतिशत में, इसका भी आकलन करते हैं। तो यह जो पूंजी है, मुनाफा को देखकर धृष्ट होती जाती है। अपराध का अर्थशास्त्र समझिए, इससे बेहतर कहीं आपको। तो अर्थशास्त्र कहता है कि यदि मुनाफा 20% होने की गुंजाइश हो, तो उत्कंठा पैदा होती है उस व्यवसाय में। रुपया लगा, तो हम उस व्यवसाय के प्रति जागरूक होंगे, उस व्यवसाय के प्रति प्रेरित होंगे, क्योंकि 20%। लेकिन यदि यह मुनाफा 50% जा रहा है, 100 रुपए का 150 रुपया, तो हम इस व्यवसाय को करने के लिए, इस अपराध को करने के लिए ढीठ हो जाएंगे, ढिठई मेरे भीतर आ जाएगी, नहीं मुझे ये करना ही नहीं। तो ये अर्थशास्त्र है। और मुनाफा 100% हो तो क्या होगा कि हम 100 लगाया और 200, तो ऐसा व्यवसाय, ऐसा अपराध, यह देखिए कार्ल मार्क्स ने उद्धृत करते हुए टीजे डानिंग को लिखा कि 100% मुनाफा मतलब 100 का, तो ऐसी पूंजी कानून को पैरों तले रौंदने के लिए तैयार रहती है। हम रौंद देंगे, 100 का 200 मिलेगा तो। और यदि यह मुनाफा 300% या इससे अधिक हो, तब क्या होगा? समझिए अपराध के अर्थशास्त्र को। तो कार्ल मार्क्स उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि यदि 300% या इससे अधिक मुनाफे की गुंजाइश हो, तो पूंजी लगाने वाला ऐसा किसी भी प्रकार का, चाहे वह जितना जघन्यतम अपराध हो, वह करने को तैयार हो जाता है बगैर हिचकिचाहट। ऐसा कोई जोखिम नहीं जिसे उठाने को वह तैयार न हो, भले ही उसके मालिकों को
फांसी पर क्यों न चढ़ना पड़ जाए। 100 रुपया लगा रहे हैं और 300% से अधिक का मुनाफा आ रहा है। 100 रुपया लगाने पर 400 रुपया आएगा। है? आप समझ रहे हैं? तो ये सूरत बन गई है शराबबंदी। 500 का माल 1600 में बिक रहा है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि मुनाफा 300%। बिहार के जितने छोटे बड़े अपराधी, लफुआ, चोर, पॉकेटमार, सुपारी किलर, सब के सब बूटलेगर हो गए, शराब के धंधे में शामिल हो गए। थानेदार थानेदार को डर नहीं है। थानेदार को लग रहा है कि इतना माल कमा ले रहे हैं, तो जब तक अपराध अर्थशास्त्र पर आप शोध नहीं करेंगे। देखिए, किशोर कुणाल साहब को मैं फिर कोट करता हूं, उनकी किताब अभी बहुत में है, मन तक छोड़ो। तो पेज नंबर 19 पर आपको पता है किशोर कुणाल बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन जब वे 1972 में आईपीएस बने तो उन्हें गुजरात कैडर मिला था। बिहार में शराबबंदी में हुई, लेकिन गुजरात में शुरू से है। तो 1972 में भी शराबबंदी, और ये पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में आनंद पहुंचे थे। तो इन्होंने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए रात को छापेमारियां शुरू की। तो एक सीनियर आई जो शराब माफिया से मिले हुए थे, उन्होंने किशोर कुणाल को गुरु मंत्र दिया। देखिए, इसे बताते हुए हम आगे आते हैं। क्या गुरु मंत्र दिया? इन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इससे क्या हो जाएगा? मैं ऐसा राज बताता हूं, ऐसा सीक्रेट बताता हूं कि तुम हीरो भी बने रहोगे और तुम्हारे घर हर हफ्ते मोटी कमाई भी आती रहेगी। कभी गरीबी नहीं देखनी होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो किशोर कुणाल ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? तो देसाई साहब ने कहा कि ऐसा है, शराब के ठिकानों पर रेड मारना छोड़ दो। तुम को कहो कि हर हफ्ते इतने 1000 लीटर शराब जब्त होने चाहिए, और जो थानेदार है वह हर हफ्ते उतने 1000 लीटर शराब जब्त भी करेगा। तो जो शराब जब्त हो जाएगी, उसके साथ तुम अपनी फोटो खिंचवा लेना, पत्रकारों को बुला लेना, अखबार में खबर छपवा लेना, हीरो बन जाना। काम हो गया। लगा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन जो जब्ती हुई, जो तुमने टारगेट दिया था कि जितने 1000 लीटर जब्त होने चाहिए, उसके आगे का जो कारोबार होगा, उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। उससे वास्ता और लाभ होगा थानेदार का, जिसका हिस्सा हर हफ्ते तुमको मिलेगा। मतलब हीरो भी और कमाई भी। तो देखिए, ऐसा ही होता है जब्ती के मामले में। अब देखिए बिहार में क्या हुआ। सरकार ने कहा कि जब्ती हुई तो थानेदारी गई। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं कि थानेदार जो सख्त है, वो चाहेगा, जिसके भीतर ईमान है कि हमारे इलाके में शराब का कारोबार ना हो। ईमान वाले आज भी ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन जो बेईमान है, वो अपने इलाके में जब्ती नहीं होने देगा। ठीक है ना? जब्ती हुई तो जब्ती कम दिखाई पड़ेगी, धंधा और लीक प्रूफ हो जाएगा, शराब की कीमतें और बढ़ जाएगी। ठीक है? हाँ? और अब इसके नए नए ठिकाने और तलाशे जाएंगे। दूसरा क्या होगा? थानेदार कहेगा, माल मेरे इलाके में मत रखना, दूसरे के इलाके में रख देना। ठीक है? तो ये खेल भी चलेगा। और इस खेल को आप कैसे रोकेंगे? अब देखिए, सिर्फ जब्ती पर यदि आप थानेदारी जा रही है और वो 10 साल तक के लिए थानेदारी नहीं प्राप्त करेगा, तो कोई जब्त करना क्यों चाहेगा? रोक पाना नहीं रोक पाना, ये अलग बात है। और जब थानेदार ने यह समझ लिया कि सारा जिम्मा हमारा ही, जब मीटिंग में सब कुछ थानेदार और चौकीदार पर फट पड़ा। अरे, थानेदार यदि नियंत्रण में नहीं है, तो इसका मतलब तो यह है ना कि वहां एसपी और डीएसपी का कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए, शराबबंदी के बाद का काला सच
ब्लैक ट्रूथ गरिमा जी यही है कि आज बिहार का हर थाना बहुत ही महंगा थाना हो गया है। आप सोच रही होंगी मैं थाना की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग तो गोली तब भी लगती थी, कुछ थाने ऐसे थे। देखिए, धनबाद में जो धनबाद का थाना था, झरिया का थाना था, बोकारो का थाना था, ये थाने सबसे महंगे बिकते थे यदि नेताजी बोली लगाते थे। और बिहार में रक्सौल का थाना था, जो कि नेपाल से सटा हुआ। जब बिहार झारखंड, बरही का थाना था, क्योंकि जी वहीं से इनकी बोली लगती थी, रक्सौल थाने की 50 लाख में, फला की ऐसे और ऐसे। लेकिन आज हर थाने की बोली लगने की स्थिति आ गई है, क्योंकि हर थाने में शराब का धंधा चल रहा है। तो एसपी और डीएसपी जो बड़े पुलिस प्राधिकारी हैं, वे जिम्मेवारी से नहीं बच। जैसा मैंने चोर, पॉकेटमार, सुपारी, कीलर, लफुआ, सभी को एक नया व्यवसाय मिला है। तो देखिए, अब हम आते हैं पंचायत चुनाव पर, कि पंचायत चुनाव में जो बिल्कुल लोकतंत्र की सबसे बुनियादी बंदी के नाम शराब ने क्या खेल किया, कहने को शराब। तो अब बिहार में तो पंचायत चुनाव जो है आखिरी चरण की ओर बढ़ चुका है। लेकिन जो एक निकल कर आ रहा है, बताएं कि इस दफे पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों ने करीब 500 खर्च किए, बिहार जैसे गरीब प्रदेश में। और एक मुखिया, उसने 30 लाख से 50 लाख रुपए तक खर्च किए। जी और ये जो खर्च है, इसमें बड़ी राशि का व्यय शराब पर किया गया है। बिहार के पंचायतों में, बिहार के गांवों में शराब की पार्टियां हुई हैं और पुलिस बेखबर रही है। पुलिस बेखबर नहीं थी, पुलिस को खबर थी कि नेताजी, मुखिया जी के उम्मीदवार और तस्कर जी तीनों मिलकर क्या खेला कर रहे हैं। लेकिन पैसा आ रहा था, अपराध का अर्थशास्त्र हमने आपको समझा ही दिया था। जी तो शराब बहा, और इसका परिणाम ये निकला कि चोर, लफुआ, मवाली, पॉकेटमार, सुपारी किलर, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी कहा जी कि वो अब अपराध के अर्थशास्त्र को समझते हुए शराब के धंधे में आए। तो इनमें से बहुतों को यह बात समझ में आ गई कि जब हमारे द्वारा दिए गए शराब से, सप्लाई की गई शराब से कोई मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे 3 दशक पहले, 4 दशक पहले बाहुबलियों ने यह समझ लिया था कि यदि हमारे द्वारा किए गए बूथ कब्जे से, हमारी ताकत से कोई एमएलए, एमपी बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। जी राजनीति का अपराधीकरण। तो इस दफे पंचायतों का अपराधीकरण हो रहा है। तो ऐसे कई शराब तस्कर स्वयं चुनाव लड़ने को मैदान में आ गए। मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि एक ऐसा तस्कर जिसकी तलाश खगड़िया, समस्तीपुर और अन्य जिलों की पुलिस कर रही थी, बेगूसराय जेल में है, लेकिन मुखिया का चुनाव जीत गया शराब की बूंद, क्योंकि इसकी लागत भी कम थी, क्योंकि स्वयं तस्कर था। तो अब ये मुखिया का चुनाव जीता है, आगे कहां कहां पहुंचेगा, और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को कितनी परेशानी होगी, यह बात भी समझने की है। बिल्कुल। तो ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां, और देखिए अब नए नए ठिए बन रहे हैं। जब सरकार इलाके में की जब्ती हुई, आज ही सुबह मुझे किसी ने यह बताया कि जो शराब तस्करों ने और पुलिस वालों ने एक नया क्षेत्र तलाशा है। ये कौन सा क्षेत्र है? देखिए, रेलवे स्टेशन है वो वो जीआरपी के इलाके में। लेकिन सारे छोटे बड़े स्टेशन पर
नहीं है, यह भी आपको पता होगा। तो जानकारी ये मिल रही है, थानेदार साहब इस बात को समझ गए कि मेरे इलाके में यदि शराब की जब्ती हुई तो हम नपेंगे। तो जिन छोटे रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की यूनिट नहीं है, जीआरपी का थाना नहीं है, वो किसी निकटवर्ती स्टेशन के जीआरपी थाने द्वारा संचालित होता है, नियंत्रित होता है। अब रेलवे के जो किनारे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म है और रेलवे का जो हिस्सा है, वहां शराब और शराब की जमाखोरी के नए ठिकाने बन रहे हैं। तो देखिए, ये एक नया ठिकाना बन रहा है। अब पटना जंक्शन की बात छोड़ दीजिए, सचिवालय होल्ड पर, जी। वो जीआरपी नहीं होगी, जीआरपी का थाना नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए बंका घाट पटना में एक स्टेशन है, पटना और फतुहा के पास में, इसके आगे कहीं हॉल्ट होगा। अब वहां शराब मिल जाएगी तो कसूरवार कौन होगा? तो चोर रास्ते तलाशते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कल की बैठक से कोई बहुत कुछ करिश्मा होने जा रहा है। मुझे इस बात की उम्मीद, अभी देखिए महीना 2 महीना चलेगा, समझे ना, कुछ बड़े लोग शराब पीते हुए पकड़ लिए जाएंगे, लगेगा कि बहुत बड़ा काम हो गया। जी। फिर वही किशोर कुणाल साहब की पुस्तक को उद्धृत किया जाना चाहिए कि आप ऐसे काम से दिखा सकते हैं, लेकिन असली काम तो अपराध का एहसास समझना है। और तब तक जब तक संरक्षक, संरक्षक कौन है? नेता और पुलिस, इन्हें आपने रस्सा नहीं बांधा, इन्हें बस इस बात का भय रहा कि अरे क्या हो जाएगा, तबादला हो जाएगा, कुछ दिन नहीं मिलेगा, इन्हें जेल जाने का भय नहीं है, इन्हें संपत्ति जब्ती का भय नहीं है। नहीं तो बता दीजिए ना कि कितने अरब की संपत्ति जब्त हुई शराब तस्करों की, जितने का कारोबार हुआ, होम डिलीवरी तो बात मान ली ना आपने। तो इस बात पर चौकस रहना चाहिए। शराबबंदी के फायदे हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ है, घटनाओं में कमी आई है, घरेलू हिंसा में कमी आई है, गिरी बंद हुई है। लेकिन ऐसा काम है जिसे मुझे लगता है जागरूक करने की आवश्यकता है, और पीने वालों को जेल भेजने की जगह उनसे यह जानने की ज्यादा आवश्यकता है कि पिलाने वाला कौन है, मतलब बिल्कुल। शराब मिली कहां से। उन्हें पहली बार आप बांध कीजिए और भरोसा में लेकर यह जानिए कि शराब आ कहां से रही है। तो इन बातों पर हमें बने रहना चाहिए, और आगे क्या क्या होता है इस पर तो हम चर्चा करते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो शराबबंदी को लेकर जो बड़ी बैठक हुई है, उससे ज्यादा जरूरी है कि इसकी जो सख्ती है वो आगे के समय में भी बरकरार रहे। जैसा कि आपने कहा कि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। भरोसे में लेकर ये जानना कि शराब आखिरकार आ कहाँ से रही है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, पुलिस के अधिकारी किस तरह से काम करते हैं, और शराबबंदी किस हद तक सफल हो सकती है बिहार में। बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।